नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले जिनका भी एग्ज़ाम है एसटीईटी का, जो 28 की डेट में यानी कि कल के डेट में जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो सबसे पहले उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आप सफल होंगे, यही ईश्वर से कामना है। बेस्ट ऑफ लक सभी को, जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं और या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को माँ सरस्वती से मेरा विनती है कि सभी को सफल करें। हमारे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में आप आगे बढ़ें। साथियों, तमाम प्रश्नों को हमारे इस चैनल के माध्यम से मेरे से जितना हो सकता है मैं अभी प्रयासरत हूं, और आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा चुका हूं एसटीईटी का। आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। और जितने भी साथी मेरे सारे वीडियो देखे हैं, मैं आपको कल एग्ज़ाम में जो प्रश्न आने वाले हैं, सारे प्रश्नों को आप इतना विश्वास के साथ रखिएगा, आप पॉजिटिव होकर के जाइएगा। सारे प्रश्नों को करा दिया गया है, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस को कवर करके ही आपका एसटीईटी का सिलेबस हो या बीपीएससी का, उसको ध्यान में रखते हुए ही एक एक प्रश्न को या एक एक वीडियो को मैं आपके समक्ष कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप पॉजिटिव होकर के जाएंगे और आप बिल्कुल बेहतर पाएंगे। कल आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप मेरा जो ये मेहनत है बिल्कुल सार्थक आपको महसूस होगा। तो चलिए साथियों, आज के कुछ प्रश्नों को, ये भी वीवीआई प्रश्न है, इनको भी हम लोग एक बार देख लेंगे और इसके कंसेप्ट को समझते हुए दिमाग में रखेंगे। साथियों, अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे निवेदन है कि मेरे सहयोग के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना विचार ज़रूर लिखें। ठीक है, आपके इस सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा सा मेरा सहयोग हो जाएगा, तो मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, नियमित तथा अनियमित यह किसके प्रकार हैं? पहला क्वेश्चन है। देखिए, कंपन के कितने प्रकार हैं? कंपन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, नियमित और अनियमित। और नियमित जो कंपन होता है वही संगीत के लिए उपयोगी माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटेंसिटी को किस नाम से जानते हैं? इंटेंसिटी को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इंटेंसिटी को हम तीव्रता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी को तीव्रता के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। साथियों, कुछ वीडियो को मैं फास्ट करा देता हूँ, कुछ वीडियो को थोड़ा सा डिटेल में करा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा रहता है और ऑलरेडी आप लोग अभ्यास कर चुके हैं बहुत सारे बुक को पढ़ करके, कंसेप्ट को, या मैं कंसेप्ट भी बहुत सारे वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। तो थोड़ा सा कुछ वीडियो को हम लोग फास्ट भी किए हैं ताकि अभ्यास करके, लेकिन इस वीडियो को मैं बहुत ही आपको अच्छा से समझा दे रहा हूँ। इसमें से ये आपका समझिए कि कल के जो एग्ज़ाम है उसमें ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। और अगर इसमें से मान लीजिए 30-40 प्रश्न अगर होंगे तो उससे मैं आपको 100 प्रश्न के आसपास मैं कवर करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट भी बिल्डअप होगा। चलिए देखिए, इंटेंसिटी को क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। ठीक है, चलिए, पुरुष की आवाज़ महिला से किसके कारण मोटा होता है? देखिए, ये सब नाद की विशेषता होते हैं। पुरुष की आवाज़ महिला की आवाज़ से थोड़ा सा मोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका जो पिच है, तारता है, उसके कारण। ठीक है, पिच मोटा होता है। जैसे होता है ना, हम लोग देखते हैं कि इनका बहुत हाई स्केल है, यानी कि इनका जो पिच है बहुत मतलब कि हाई है, तो तारता के कारण। यानी कि पुरुष की आवाज़ महिला से किसके कारण मोटा होता है? तो महिला का जो पिच होता है ना, पुरुष की पिच से हाई होता है। ठीक है, तो ये सब नाद की विशेषता है, तो हम लोग का पिच आंसर हो जाएगा। चलिए, नाद की विशेषता जाति किस पर निर्भर करती है? जो जाति है ये सहायक नादों पर मतलब कि निर्भर करता है। जाति अथवा गुण। गुण क्या है? नाद का जो गुण है, जिसको जाति भी बोलते हैं, वह किस पे निर्भर करता है? सहायक नादों पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हारमोनियम, तबला, गिटार, ये सभी एक साथ अगर बजते हैं और आप सभी स्वरों को पहचान रहे हैं कि किस वाद्य यंत्र का स्वर है, तो ये किसके कारण हो रहा है? तो सहायक नादों के कारण आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, नाद की विशेषता जाति किस पर, ये हम लोग देख लिए। ठीक है, भारत के कितने श्रुति हैं? भारत के 22 श्रुति हैं। ठीक है, सारे विद्वानों ने 22 ही श्रुति माना है, लेकिन देखिए 66 पार्श्वदेव और कोहल जैसे कुछ विद्वान हैं जो 66 माने, लेकिन इन्होंने किस आधार पर 66 श्रुति माना? इन्होंने मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, तीनों सप्तकों के आधार पे 22 श्रुतियों को इन्होंने तीनों सप्तकों के आधार पे 66 माना है। अगर एक सप्तक में माना जाए तो 22 ही श्रुति सबने माना है। और वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कि श्रुति कितने होते हैं, या मतलब कि श्रुति के कितने प्रकार हैं, तो आप 22 ही आंसर मानेंगे। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रमाण श्रुति भरत के किस विधि से सिद्ध हुआ? जो महर्षि भरत ने 22 श्रुतियों का जो
ज्ञात किया, ठीक है, और सभी किस स्वर का कितना श्रुति है, ये जो सिद्ध हुआ था ये किस विधि के द्वारा भरत किए थे, तो उन्होंने सारणा किया था, जिनको चतुस्सारणा बोला गया था, यानी कि 4 बार किए थे, ठीक है। जिसमें प्रथम सारणा में आपका प्रमाण श्रुति प्राप्त हुआ था, द्वितीय सारणा में हमको 2 स्वर प्राप्त हुआ था, ग और नि, जिसके 4 श्रुति मिले थे, और तृतीय में रे ध के 6 श्रुति, और चतुर्थ में साम प के 12 श्रुति मिले थे, ठीक है। तो वह सारणा पद्धति के उसी विधि से सिद्ध हुआ था। भरत के बीड़ा में कितने तार थे? भरत के जो बीड़ा थे उनमें 7 तार के प्रयोग हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रुति दर्पण किस विद्वान ने खोजा? देखिए, श्रुति दर्पण एक आप क्या इसको कह सकते हैं, यंत्र कह सकते हैं, जो कि आचार्य बृहस्पति के द्वारा श्रुति दर्पण आविष्कार किया गया था, ठीक है। निषाद स्वर का संबंध किस जानवर से है? देखिए, निषाद जिसको हम लोग नी बोलते हैं, यह हाथी से संबंध है, ठीक है। मोर से आपका सा का यानी कि सड़ज का, ठीक है। चातक से आपका रे का संबंध है, ठीक है। इस तरह से माना गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ भी दिया जाता है, निषाद स्वर का संबंध किस जानवर से है? तो इसका आंसर जो होगा साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। चलिए, आधार स्वर कौन सा स्वर होता है? देखिए, संगीत का सबसे आधार स्वर सा होता है। जैसे कि हमारे गुरुजी लोग बोलते हैं ना, सा सधे सब सधे, सबसे बेसिक सबसे आधार सा स्वर है। सा स्वर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बिना सा लगाए, बिना सा एक ऐसा स्वर है जो किसी राग में वर्जित भी नहीं होता है, इसलिए यह आधार स्वर है। चलिए, वीणा के कितने तार पर वीणा के तार पर स्वर स्थापना कौन की? 11 नंबर आंसर हो जाएगा। वीणा के तार पर स्वरों का स्थापना किसके द्वारा किया गया? अहोबल के द्वारा किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सप्ताध्यायी की रचना कब हुई? सप्ताध्यायी क्या है? सारंगदेव का संगीत रत्नाकर, ठीक है, संगीत रत्नाकर है। तो सारंगदेव का संगीत रत्नाकर का सप्ताध्यायी दूसरा नाम है, जिसकी रचना कब हुई? 13वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। चलिए, और सप्ताध्यायी में 10 विधि राग वर्गीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख भी मिलता है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आपके उत्तर भारत, और एक और मैं सप्ताध्यायी से यानी कि आपका संगीत रत्नाकर से रिलेटेड क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का संगीत का आधार ग्रंथ क्या है? सप्ताध्यायी को, यानी कि सारंगदेव के संगीत रत्नाकर को माना गया। यह दोनों पंक्ति में बराबर रूप से काम आता है। चलिए, माइक्रोटोन क्या है? माइक्रोटोन किसे कहते हैं? श्रुति का ये क्या नाम है? वेस्टर्न नाम है, श्रुति बोलते हैं माइक्रोटोन को। स्लर क्या है? स्लर दोस्तों, स्लर को क्या बोलते हैं? स्लर मीट का वेस्टर्न नाम है, मीट को ही स्लर बोलते हैं। कण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, कण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये मैं बहुत सा बार वीडियो में, इसलिए मैं साथियों आपसे रिक्वेस्ट करते आ गया कि आप मेरे प्रत्येक वीडियो को देखा करिए। मैं ऑलरेडी छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ कि ताकि ना आपको बोरिंग लगे ना मुझे बोरिंग लगे, और मैं इसी उद्देश्य से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन टारगेट करता हूँ कि अगर कोई भी साथी कम समय में भी अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा प्रश्नों को वो लोग अभ्यास कर सकें, रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो चलिए, हमारे तरफ से जो भी मदद था या प्रयास था, मैं अभी तक लगा हूँ, और आपके आगे वाले एग्ज़ाम में भी मैं अभी साथ हूँ, और कल के एग्ज़ाम के लिए तो हमारी तरफ से शुभकामना है ही। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, साथियों को अच्छा कंटेंट लग रहा है। कमेंट में अपना विचार करें, और हमारे भलाई के लिए थोड़ा सा मुझे मदद करने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, स्वरित स्वर कितने श्रुति के होते हैं? देखिए, उदात, अनुदात और स्वरित 3 प्रकार के ये जो स्वर आपके क्या बोलते हैं, वैदिक स्वर बताए गए हैं सामगान के समय में। तो उदात, अनुदात, स्वरित। उदात यानी कि 2 श्रुतियों वाला, ठीक है। अनुदात 3 श्रुति वाला, और स्वरित क्या 4 श्रुतियों को कहा गया था, ठीक है। स्वरित स्वर कितने श्रुति के हैं? 4 स्वर। और स्वरित का दोस्तों प्राचीन नाम भी है। स्वरित का प्राचीन नाम क्या है? स्वर। चलिए, आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन से मैं आपको पूरा बहुत सारा चीज़ रिवाइज कराने का प्रयास करा रहा हूँ, और ऑलरेडी दोस्तों हमारे पिछले जितने भी वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो, मुझे लग रहा है कि 100 के आसपास वीडियो हो गए होंगे। अगर शुरू से जितने भी वीडियो हैं अगर मेरे कोई साथी देखे होंगे तो मैं यह भरोसा दिलाता हूँ कि आप बहुत ही बेसिक से लेकर के अच्छा तैयारी कर चुके होंगे, और उसका प्रमाण कल जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पर मिल भी जाएगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हंगाम कितने होते हैं? तो देखिए, हंगाम जो है, ईरानी संगीत में श्रुति को हंगाम बोला गया, और वहाँ पे हंगाम 24 माने गए हैं, ठीक है। स्वरित का प्राचीन नाम क्या? अभी मैं बता ही दिया हूँ, स्वर नाम है। स्वरित क्या, ये भी समझा दिया हूँ। और साथियों, हंगाम कितने होते हैं? तो 24 होते हैं, ध्यान में रखिएगा।
भारत के कितने शुद्ध स्वर हैं? देखिए भारत ने कुल 9 स्वर माने हैं, जिसमें से 2 विकृत, यानी कि उन्होंने विकृत शब्द नहीं कहा, विकृत के लिए उन्होंने साधारण शब्द का प्रयोग किया है, और उन्होंने 7 स्वर शुद्ध माने हैं। ठीक है। दयावती क्या है? दयावती जो है श्रुति का नाम है, 5वां श्रुति, और इसी श्रुति पे प्राचीन विद्वानों के अनुसार 7 स्वर स्थापित है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम शब्द सबसे पहले कहाँ मिला? ग्राम शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है मतंग के विदेशी में मिलता है, और ग्राम में ही राग शब्द का सबसे पहले बताया गया किसने? मतंग के विदेशी ने। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, राग शब्द किसने सबसे पहले बताया? तो मतंग ने, और मतंग ने ही विदेशी लिखा था। तो ग्राम और राग मतंग ने विदेशी में बताया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम लोग 22 क्वेश्चन देख लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? देखिए विष्णु नारायण भातखंडे जी अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं। चलिए भारत के कितने ग्राम हुए? भारत ने मात्र दोस्तों 2 ही ग्राम माने थे, उन्होंने गंधार ग्राम का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है। चलिए उन्होंने केवल 2 ग्रामों को ही माना है, षडज और मध्यम। चलिए मूर्छना कितने प्रकार के होते हैं? देखिए मूर्छना 7 होते हैं और कुल मूर्छना 21 होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूर्छना कितने प्रकार के होते हैं? तो मूर्छना के जो टोटल प्रकार है वो 4 प्रकार के हैं। ठीक है। तारसा की आंदोलन संख्या मध्यम सा से कितनी ऊंची है? तारसा की आंदोलन संख्या मध्यम सा से 2 गुनी है, क्योंकि तारसा का आंदोलन संख्या 480 हो जाता है और मध्यम का 240। ठीक है, 2 गुनी हो जाती है। कोमल स्वर को क्या कहते हैं? कोमल स्वर को विकृत बोलते हैं। ठीक है, कोमल स्वर को और आपके तीव्र स्वर को, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा? विकृत। न्यूमस पद्धति कहाँ की है? न्यूमस पद्धति आपके ना साउथ का है ना नॉर्थ का है, ये कहाँ का है? वेस्टर्न म्यूजिक का स्वर लिपि पद्धति है। ठीक है, तो नॉन आंसर हो जाएगा हम लोग का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड ऑप्शन। स्वयंभू स्वर को क्या कहते हैं? स्वयंभू स्वर को क्या कहते हैं? जो स्वतः उत्पन्न होते हैं। इसके बारे में भी मैं पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में, देखिए प्रत्येक कंसेप्ट को मेरे पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बता दिया गया है। तो साथियों आप अगर पूरा वीडियो देखे होंगे, अभी से भी देख सकते हैं। अगर कोई साथी नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, अगर कोई चाहे 7-8 घंटे, मतलब 7-8 घंटे नहीं, लेकिन 4-5 घंटे में पूरा वीडियो, आप 4 घंटे में पूरा वीडियो 1.5 के अगर स्पीड से देखें तो पूरा वीडियो समाप्त कर चुके हैं। अगर कोई भी साथी अभी नए आए हैं, अब तक नहीं देखे हैं, तो कल आप एग्ज़ाम के पहले अगर आप विश्वास के साथ 4 घंटे में पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप एटलीस्ट एक दिन में भी पास करने भर का नंबर जरूर उठा सकते हैं। तो चलिए हार्मोनिक्स हो जाएगा इसका आंसर। स्वयंभू स्वर को हार्मोनिक्स बोलते हैं वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से। हिंदुस्तानी थाट का असावरी कौन सा कोमल स्वर रखता है? देखिए असावरी जो है गाधनी स्वर, उसमें कोमल लगता है। ठीक है, तो साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग का ये इतना प्रश्न रहा। ठीक है, 30 प्रश्नों के माध्यम से मैं आप सभी को बहुत सारे, एक प्रश्न से मैं 3-4 प्रश्न आपको समझाने का कंसेप्ट बिल्डअप करने का प्रयास किया हूं। तो मुझे भरोसा है कि अब तक मेरे जितने प्रयास है, जितने भी वीडियो दिए हैं, कल के एग्जाम में आप बहुत ही उससे लाभान्वित होंगे। और साथियों आपको शुभकामना मैं फिर से देता हूं, और आपके आगामी बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी, या किसी भी तरह का जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, सबके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। सब में मेरी सहयोग रहेगी और आप ज़रूर उससे लाभान्वित होंगे। तो साथियों तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।